हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदर्श क्लासेस। आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 1 का टॉपिक 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। मतलब कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे और उससे जो इमर्ज हुआ आइडिया ऑफ नेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिरकार हाउ द आइडिया ऑफ नेशन इज इमर्ज्ड। तो इसका रीज़न क्या है? द आइडिया ऑफ नेशन इज इमर्ज बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन। यहाँ से देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला लिखा है द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कैम विथ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। क्या बोला गया कि पहली बार एक क्लियर एक्सप्रेशन किसकी? नेशनलिज्म की। वो आई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में। जैसे कि क्लास 9 का याद होगा कि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। किंग कौन था? लुइस 16, उसकी वाइफ मैरी एंटोनेटी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ था? उसको व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन? तो याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन का रीजन क्या था? हंगर, हार्डशिप। France, as you know, would remember, was full-fledged territory state in 1789 अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क। अब क्या लिखा हुआ है कि जैसा कि तुम्हें पता होगा फ्रांस जो है वो एक फुल फ्लेज टेरिटरी स्टेट था 1789 में। मतलब 1789 के पहले वहाँ पे मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, लेकिन 1789 के बाद वो एक फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट बन गया था। किसके रूप में? अंडर द रूल ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क। मतलब हम लोग पढ़े थे 9th क्लास में भी कि मोनार्की सिस्टम था, फिर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की था, उसके बाद डेमोक्रेसी हुआ था। तो ये फेजेस था। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज डैट केम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। अब क्या बोला गया है कि द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए came wake in the French Revolution led to the transfer of sovereignty from monarchy to the body of French region। मतलब ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो भी पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ तो पावर हुआ, ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, सोवरेनिटी कहाँ से? मोनार्की से एक बॉडी ऑफ फ्रेंच रीजन। मतलब पहले एक राजा महाराजा वहाँ का रूल हुआ करता था, लेकिन वहाँ से ट्रांसफर हो गया पावर किसके पास? फ्रेंच रीजन के पास। तो ये चेंजेस देखने को मिला आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। The revolution proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny। मतलब ये जो रेवोल्यूशन हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसने क्या प्रोक्लेम्ड किया? मतलब उसके बाद यह तय था कि यह जो जनता है वो कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो नेशन है, राष्ट्र है, उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जनता बनाएगी, ना कि राजा। मतलब उसके जो भी डेस्टिनी है, मतलब उसका जो भविष्य है वो वहाँ की जनता तैयार करेगी, ना कि वहाँ का राजा। अब देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या? फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस डैट कुड क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। अब देखो क्या लिखा गया है कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मतलब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो कोई भी रेवोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए? यूनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब लोग यूनाइट होंगे तो एक रेवोल्यूशन हो सकता है। तो फ्रॉम द बिगिनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, अब यहाँ पे एक टर्म आता है रेवोल्यूशनरीज। रेवोल्यूशनरी क्या होता है? जो क्रांतिकारी होते हैं, मतलब जो हक के लिए आवाज़ उड़ाते हैं, उसको हम बोल सकते हैं वो रेवोल्यूशनरीज हैं। इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कुड क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। तो बोर्ड में कोई भी सेट में हर साल में एक क्वेश्चन ये पूछता ही है कि मतलब जो फ्रेंच पीपल था, तो फ्रेंच पीपल के बीच में हमें कलेक्टिव आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करना था। तो वो व्हाट आर द मेथड थ्रू विच फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज क्रिएट कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग फ्रेंच पीपल। तो आइडिया हम लोग देखते हैं कि व्हाट मेथड क्या था। तो पहला यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हो कि द आइडिया ऑफ ला पार्ट्री द फादरलैंड एंड ले सिटी ऑन द सिटीजन एम्फेसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी
द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। ये पहला पॉइंट इसको बोल सकते हो, ये फर्स्ट पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि द आइडिया ऑफ ला पैट्री। ला पैट्री क्या होता है? द फादरलैंड। मतलब जैसे कि हम लोग नहीं बोलते हैं कि भारत हमारी माता है, मतलब भारत को हम मातृभूमि बोलते हैं, तो फ्रांस में क्या बोलता है? अपने फादरलैंड वो बोलता है, द आइडिया ऑफ ला पैट्री। एंड ले सिटियन, मतलब ये हमारा फादरलैंड है, हम यहाँ के सिटीजन हैं। एम्फेसाइज द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी, मतलब इससे क्या होता है कि लोगों जो कम्युनिटी है उसके बीच में एक यूनाइटेड का भावना आता है, ये हमारा फादरलैंड है, हम यहाँ के सिटीजन हैं और हम सभी लोग इक्वल राइट को एंजॉय करेंगे अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे क्या होता है? कलेक्टिव बिलोंगिंग का आइडिया आता है। सेकेंड पॉइंट क्या है? अ न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। ये दूसरा पॉइंट है। मतलब क्या हुआ कि एक नया ट्राई कलर फ्लैग को चूज़ किया गया। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले क्या होता था? एक रॉयल स्टैंडर्ड होता था, मतलब जो राजा है उसके द्वारा एक फ्लैग बनाया जाता था, कोई कलेक्टिव बिलोंगिंग का फ्लैग नहीं था। जैसे कि हम ट्राई कलर देखते हैं इंडियन फ्लैग, तो उसमें क्या होती है? सारे लोग यूनाइट फील करते हैं उस फ्लैग को देखकर। ठीक उसी प्रकार एक नया फ्रेंच फ्लैग बनाया गया ट्राई कलर, और रिप्लेस किसको किया गया? फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड, मतलब जो पहले रॉयल का एक स्टैंडर्ड फ्लैग था उसको रिप्लेस कर दिया गया और एक नया फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर को इस्टेब्लिश किया गया। थर्ड पॉइंट, द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाई बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। अब देखो क्या हुआ, अब यहाँ पे एक बच्चे में कन्फ्यूजन आता है कि एक्टिव सिटीजन क्या होता है। तो जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले जब जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था तो उसमें एक स्टेट जनरल हुआ करता था और उसको सिर्फ इलेक्ट कौन करता था? एक्टिव सिटीजन। अब यहाँ पे एक्टिव सिटीजन का डिफिनेशन क्या है कि कौन से सिटीजन को हम एक्टिव सिटीजन बोलेंगे? तो एक्टिव सिटीजन वैसे सिटीजन है, 9th क्लास में कंसेप्ट था कि जो 25 साल के हों और अपना 3 दिन का जो वेज है उनका 3 डेज का जो वेज है उसके इक्वल वह वेजेस को मतलब टैक्स को पे करते हों, तो उनको एक्टिव सिटीजन के कैटेगरी में रखा जाता था। वो भी सारे मैन, वीमेन को तो एक्टिव सिटीजन में रखा ही नहीं जाता था। तो एक्टिव सिटीजन के कंसेप्ट को हटाया गया और स्टेट जनरल का नाम अब नेशनल असेंबली रख दिया गया। अब देखो यहाँ से न्यू हेम्स वेर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन एंड मार्टियर कॉमरेटेड, ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। अब क्या बोला गया है कि न्यू हेम्स वेर कंपोज्ड। हेम्स क्या होता है? जो गाथा बोलते हैं, मतलब हो गया कैसी गाथा? न्यू हेम्स वेर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन एंड मार्टियर कॉमरेटेड, ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। मतलब राष्ट्र के नाम पर शपथ लिया जाने लगा, मतलब जो शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि दी जाने लगी, ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। इससे क्या होता है कि लोगों के बीच में कलेक्टिव बिलोंगिंग की भावना बढ़ता है। ए सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड फॉर्मेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन विद इन द टेरिटरी। अब बोला गया मतलब ये किसका, ये पॉइंट में आंसर लिखना है। मतलब क्वेश्चन क्या आएगा? 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर में आएगा कि जितने भी जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने क्या क्या मेथड को अडॉप्ट किया फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म को लाने में। तो ये क्या है? एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को लाया गया किसके जगह पे? यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन विद इन अ टेरिटरी। मतलब एक टेरिटरी के अंदर जितने भी सिटीजन हैं उनके लिए क्या होगा? एक यूनिफॉर्म लॉ होगा और उसी को सभी को फॉलो करना है। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वेयर एबोलाइज्ड एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट वेयर आउटडेटेड। अब क्या लिखा हुआ कि जब मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था तो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ था, मतलब तुम एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी में गए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे एज अ टैक्स तुमको देना पड़ेगा, लेकिन उसको हटा दिया गया और एक यूनिफॉर्म वेट और मेजरमेंट सिस्टम को लिया गया कि इस टेरिटरी में पहले क्या होता था कि जैसे 5 किलो कोई भी सामान है 5 किलो का, तो उसका यहाँ पे रेट ये है, तो इस टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी में गए तो उसका मेजरमेंट भी चेंज हो सकता है और रेट भी चेंज हो सकता है, तो उसको क्या कर गया? यूनिफॉर्म कर लिया गया। Regional dialects were discouraged and French, as it was spoken and written in Paris, become the common language of the nation। अब बहुत सारे रीजनल डायलेक्ट्स होते हैं। डायलेक्ट्स करने का मतलब हो गया यहाँ पे लोकल लैंग्वेज बोल सकते हो। तो जो लोकल लैंग्वेज था उसको डिस्करेज किया गया, मतलब उसको बढ़ावा नहीं दिया गया। लेकिन जो फ्रेंच था जिसको लिखा जाता था पेरिस में और सारे लोग को बोला गया कि फ्रेंच जो है उसको एक कॉमन लैंग्वेज की तरह अडॉप्ट करना है। लैंग्वेज भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सेंस ऑफ कलेक्टिंग बिलोंगिंग में,
क्योंकि तुम किस नए आदमी से मिले, जब तक उसके साथ तुम कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे तो उसके साथ तुम्हारा बॉन्ड कैसे बनेगा। तो वही है कि जो फ्रांस था तो उसमें फ्रेंच को बनाया गया एक नेशनल लैंग्वेज, और जितने भी रीजनल डायलेक्ट थे उसको डिस्करेज कर दिया गया। The revolutionary further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism. In other words, to help the other people of Europe to become a nation. क्या बोला गया है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी थे उनका उन्होंने बाद में फर्दर डिक्लेयर कर दिया, मतलब उनका मिशन तो था कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग लाना है, और उनका मिशन क्या था, इट वाज मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच नेशन, मतलब ये फ्रेंच नेशन की ये सौभाग्य है कि जितने भी लोग हैं यूरोप के उनको लिबरेट करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा कि जो पीपल हैं यूरोप के उनको लिबरेट किससे करना है, तो वही मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से उनको लिबरेट करना है फ्रॉम डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म मतलब बोल सकते हो तानाशाही, मतलब अकेला रूल, हम जो बोलेंगे उसको फॉलो करना, ये ऐसा किंग किया करते थे। दूसरे वर्ड में बोल सकते हो कि जो लोग हैं उनको एक नेशन बनाना, मतलब नेशन स्टेट का बात बोल सकते हो। जितने भी फ्रेंच रेवोल्यूशनरी थे वो नेशन स्टेट की बात करते थे। When the news of the event in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle class began setting up Jacobean club. अब देखो क्या हुआ कि when the news of the events in France, मतलब जो भी इवेंट फ्रांस में होता वो अगर दूसरे सिटी में उस न्यूज़ पहुंचता, लोग मतलब यूरोप के दूसरे सिटी में जब वो न्यूज़ पहुंचता, जैसे कि यहाँ के जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी हैं उनका मिशन था यूरोप के सारे लोगों को हमको लिबरेट करना है, किससे करना है, डेस्पोटिज्म से। तो वो जो मैसेज जब दूसरे सिटी में पहुंचता था तो जितने भी स्टूडेंट्स थे या दूसरे मेंबर थे एजुकेटेड मिडिल क्लास, 9th क्लास में पढ़े थे, ये जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था ये बाद में प्रॉस्परस हो गया था, मतलब धनी हो गया था। तो इसका मेन रीज़न क्या था कि ओवर सीरीज ये ट्रेड करके ये प्रॉस्परस हो गया था। तो सेटअप ऑफ बिगिनिंग जैकोबियन क्लब। अब यहाँ पे 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि जो जैकोबियन क्लब था इसके मेंबर कौन कौन के थे, तो तुम बोल सकते हो कि जो स्टूडेंट थे वो इसके मेंबर थे, और एजुकेटेड मिडिल क्लास 90% इसके मेंबर एजुकेटेड मिडिल क्लास ही थे जो फॉर्म किए हुए थे क्या, जैकोबियन क्लब। तो इन्होंने क्या करने लगा, मतलब अपना एक क्लब बनाने लगे। देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन 1790s। अब क्या हुआ, देयर एक्टिविटीज़ मतलब ये जो छोटे छोटे क्लब बनाने लगे तो इनके एक्टिविटीज़, इनका जो कैंपेन था, कैंपेन मतलब प्रचार करना, प्रिपेयर द वे ऑफ फ्रेंच आर्मीज मूव इनटू हॉलैंड। अब देखो जो फ्रेंच आर्मीज थी, फ्रेंच आर्मी यही जैकोबियन क्लब के हेल्प से क्या हुए, हॉलैंड की तरफ एंट्री मार दी। मतलब ऐसे तो फ्रांस के आदमी को हॉलैंड घुसने नहीं दिया जाता था, लेकिन ये जैकोबियन क्लब का जो कैंपेन था तो इसी कैंपेन में ये भी शामिल हो गए और ये हॉलैंड जाने लगे, बेल्जियम गए, स्विट्जरलैंड गए, अब बहुत सारे 70s 90s में। अब यहाँ पे 1790 लिखा हुआ है 90 और इसमें लगा हुआ है एस, तो इस 70s 90s का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, सत्रह सौ नब्बे और यहाँ पे लिखा हुआ है एस, ये एस का मतलब हो गया डिकेड। डिकेड मतलब 1719 से लेके 1800 तक, तो ये जो डिकेड था, डिकेड, इस डिकेड को बोला गया है 70s 90s। With the outbreak of Revolutionary War, French armies began to carry the idea of nationalism abroad। अब देखो फ्रेंच आर्मीज में मतलब अपने आइडिया को अब्रोड कैसे पहुंचाया। पहले तो वो जो जैकोबियन क्लब है, छोटे छोटे जो क्लब थे वो कैंपेन करते थे, एक्टिविस्ट करते थे, तो उसी के साथ ये फ्रेंच आर्मी भी पार्टिसिपेट करने लगे। और जैसे ही रेवोल्यूशनरी वार हुआ तो फ्रेंच आर्मी अपने आइडियोलॉजी को पहुंचाते थे कि देखो भाई जो ये मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलते आ रहा है इससे हमें क्या करना है, लिबरेट होना है। तो ये आइडियोलॉजी को फ्रेंच आर्मी पूरा स्प्रेड करने लगे। फिगर बेस्ड क्वेश्चन में भी आ जाता है कि फिगर बेस्ड क्वेश्चन में जैसे कि ये जो फिगर है इसमें क्या लिखा गया है, ये फिगर 2 को तुम अगर देखोगे तो इसमें लिखा गया है कि द कवर ऑफ जर्मन एल्मेनेक। एल्मेनेक क्या होता है, कैलेंडर, जैसे हम बोलते हैं ना पंचांग, तो ये जर्मन का एक एल्मेनेक है। ये डिज़ाइन किया इसको जर्नलिस्ट कौन, एंड्रेस रेबनमान 1789 में। इसमें तुम अगर देखोगे ये फिगर में
ये जो फिगर है, ये कैलेंडर का फिगर है, ये वाला और ये वाला। इसमें देखो ये फ्रेंच बेस्टाइल फोर्ट है। क्लास 9th में पढ़े थे कि बेस्टाइल फोर्ट को कैसे तोड़ दिया गया था। तो वही देखो जो बेस्टाइल फोर्ट तोड़ा गया था उसी का ये फिगर है। और इसमें देखो और क्या बताया गया है, द इमेज ऑफ द फ्रेंच बेस्टाइल बीइंग स्टॉर्म्ड बाय द रेवोल्यूशनरी क्राउड हैज बीन प्लेस्ड नेक्स्ट टू सिमिलर फोर्टनेस मीन टू रिप्रेजेंट द बेस्टाइन ऑफ डेस्पोटिक रूल इन द जर्मनी प्रोविंस ऑफ कसाला। मतलब क्या बोला गया है कि जो फ्रेंच का बेस्टाइल है, टूटा हुआ बेस्टाइल, जो रेवोल्यूशनरी क्राउड इसको तोड़ा था, इसको कहाँ पे रखा गया है, फोर्टलेस मीन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस्टाइन ऑफ डेस्पोटिज्म रूल इन जर्मनी। मतलब जर्मनी में कैसे मतलब दिखाया जा रहा है कि जो डेस्पोटिज्म का रूल था वो कितना रूड था, जिस कारण बेस्टाइल फोर्ट को तोड़ा गया था। चलिए आगे मूव करते हैं फर्दर। अब ये मैप से देखो, ये मैप से 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है। ये मैप को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ये मैप किसके बारे में, ये यूरोप कॉन्टिनेंट का मैप है। और ये मैप में क्या बताया गया है, इस मैप को थोड़ा और बढ़िया से देखो। देखो ये फिगर 3 में देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, यूरोप आफ्टर कांग्रेस ऑफ वीना 1815 में कांग्रेस का वीना हुआ था। तो 1815 के बाद यूरोप का नक्शा है। आगे पढ़ोगे कि ट्रीटी ऑफ वीना उसमें क्या हुआ था। तो इस मैप को थोड़ा यहाँ पर देखो, ये आइलैंड नेशन है। आइलैंड नेशन कौन से है, आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, ग्रेट ब्रिटेन है, वेल्स है और इंग्लैंड है। तो इसको आइलैंड नेशन बोला जाता है। फ्रांस देखो यहाँ पे है, और फ्रांस के अगर नेबरिंग कंट्री की बात बोले तो ये स्पेन हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, फिर नीदरलैंड हो गया। तो ये इसकी नेबरिंग प्लेस है। मतलब 1815 के बाद क्या हुआ था कि फ्रांस का जो टेरिटरी है, यहाँ पे देखोगे कि ये फ्रांस के टेरिटरी पे, ये जो फ्रांस है तो इसके टेरिटरी पे इधर नीदरलैंड को बैठा गया, इधर स्विट्ज़रलैंड को, इधर स्पेन को। ये आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे, पहले अभी आगे बढ़ते हैं। Within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. अब देखो क्या बोला गया है, Within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. अब देखो जैसे कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी थी वो दूसरे सिटी में मूव करने लगी, अपने आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने लगी। अपने आइडियोलॉजी को स्प्रेड करते करते उनका टेरिटरी ज़्यादा बड़ा हुआ। तो नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी रिफॉर्म्स, मतलब जहाँ जहाँ नेपोलियन का रूल जाता। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि नेपोलियन कौन था। तो नेपोलियन कौन था, फ्रांस में फ्रांस का सबसे लास्ट नेपोलियन ही था। मतलब इसका रूल कब से कब तक था, 1804 से लेके 1815 तक नेपोलियन का रूल था फ्रांस में। और वो जो टेरिटरी को ऑक्युपाई किए हुए था। इसको 9th क्लास से थोड़ा रिलेट करके देखना पड़ेगा। Through a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France. अब यहाँ से एक और क्वेश्चन अराइज होता है। क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि नेपोलियन जब बहुत सारे टेरिटरी को अपने टेरिटरी को एक्सपेंड किया तो उस टेरिटरी में क्या क्या चेंजेस किया। तो पहला चेंजेस क्या था कि नेपोलियन ने मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया। मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय करने के बाद उसने डेमोक्रेसी को, अच्छा नहीं सॉरी, यहाँ पे नेपोलियन ने मोनार्कियल फॉर्म को रीस्टैब्लिश किया और डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया। दो रिटर्न टू मोनार्की, यहाँ पे क्या लिखा है कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फिर से आ गया, और डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया फ्रांस में। बट इन द एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल। अब देखो क्या बोला गया है, लेकिन डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने के बाद भी
जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड था उसमें इनकॉर्पोरेट किया रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल, मतलब बहुत सारे चेंजेस किए, ऐसे चेंजेस जो उसके टेरिटरी को, मतलब वहाँ के लोगों को एंजॉय करने लगा था उसके चेंजेस को। इन ऑर्डर टू मेक होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट, मतलब जो पूरा सिस्टम था, पूरा सिस्टम को रैशनल बनाना था और इफिशिएंट बनाना था। उस सिस्टम को रैशनल और इफिशिएंट बनाने के लिए नेपोलियन ने बहुत सारे चेंजेस किए थे। अब आगे वो चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट आर द चेंजेस इंट्रोड्यूस बाय नेपोलियंस। और जो चेंजेस नेपोलियन ने किया था उसको हम सिविल कोड ऑफ 1804 के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि सिविल कोड ऑफ 1804 ही क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 1804 से ही नेपोलियन के पास पावर आया था, तो उस 1804 में जो भी चेंजेस किया गया उसको उसने नाम दे दिया द सिविल कोड ऑफ 1804। और ये भी पूछा जाता है कि द सिविल कोड ऑफ 1804 इज यूजुअली नोन एज द नेपोली कोड ऑफ 1804। फिर यहाँ पे फिर पूछेगा कि व्हाट आर द चेंजेस दैट्स कम इनटू नेपोली कोड ऑफ 1804। तो पहला चेंजेस क्या था? डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। अब हम लोग 9th में पढ़े थे कि हमारा स्टेट होता था क्लर्जी ग्रुप, नोबिलिटी ग्रुप और थर्ड स्टेट। तो जो प्रिविलेज था बाय बर्थ नोबिलिटी और क्लर्जी को, उसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। इस्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर्ड द राइट ऑफ प्रॉपर्टी। अब देखो क्या हो गया, इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के नज़र में सारे लोग बराबर हैं, कोई भी यहाँ पे थर्ड स्टेट, सेकंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट की बात नहीं होगी। और राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब सभी लोग के अधिकार है कि अपने प्रॉपर्टी को वो रख सकते हैं। मतलब पहले क्या था कि नोबिलिटी क्लास और क्लर्जी क्लास के बाद अपना प्रॉपर्टी होता था, और जो थर्ड स्टेट के लोग होते थे वो उनके अंडर में काम करते थे। लेकिन नहीं, अब राइट टू प्रॉपर्टी आ गया। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल। अब देखो फ्रांस के अंडर में जो भी रीजन था वहाँ तक भी इसको पहुँचाया गया। क्या पहुँचाया गया? कि जो प्रिविलेज है बाय बर्थ उसको हटाया जाए और राइट टू प्रॉपर्टी को इस्टेब्लिश किया जाए। इन डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली एंड जर्मनी नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डच रिपब्लिक, मतलब जो फ्रेंच का एक्सपेंशन डच तक था, स्विट्जरलैंड तक था नेपोलियन का रूल, इटली, जर्मनी, वहाँ पे नेपोलियन ने क्या किया? सिंप्लीफाइड किया एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, मतलब जो रूल करने जितना सिंप्लीफाई कर दिया जाए उतना ज़्यादा सिंप्लीफाई किया उसमें। नेपोलियन ने सिंप्लीफाई किया एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन को, एबोलाइज फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजन फ्रॉम सरप्लस मैनुअल ड्यूज। अब यहाँ पे कुछ टर्म आ रहा है। पहला टर्म क्या है कि फ्यूडल सिस्टम। ये फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? फ्यूडल सिस्टम कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कि पहले क्या होता था कि एक हो गया ज़मींदार, उसके पास ज़मीन है, उस ज़मीन के अंदर क्या हो कि एज अ फ्यूडल तुम काम करोगे, मतलब उसकी ज़मीन में तुम काम करोगे, जो भी तुम प्रोडक्शन करोगे उस प्रोडक्शन का एक पार्ट तुम रखोगे, मतलब बहुत छोटा सा पार्ट, और सारे पार्ट को तुम किसको दे दोगे? जो फ्यूडल है, लॉर्ड है, उसको दे दोगे। फ्री डिवीजन फॉर सर्फडम, एक सर्फडम सिस्टम होता था। सर्फडम मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं बंधुआ मजदूर, मतलब एक जो हेड है उसके पास लैंड है, उसका तुम मजदूर हो, और उस मजदूर मतलब उसके खेत में तुम काम करोगे और उसके बदले तुम्हें क्या देगा? कुछ मतलब वेजेस देगा। तो ये सर्फडम सिस्टम था। और मैनोरियल ड्यूज होता था, मतलब तुमको पैसा दे दिया खेती करने के लिए, उस पर टैक्स लगाएगा। तो इन सारे सिस्टम को हटा दिया गया। तो ये सारे चेंजेस तो हुए थे किसमें? ये सारे चेंजेस जो थे वो पीजेंट, मतलब ये रूरल एरिया में हुए थे। लेकिन जो अर्बन एरिया में क्या क्या चेंजेस हुए थे? तो टाउन्स में गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को रिमूव किया गया था। ये गिल्ड रिस्ट्रिक्शन क्या था? गिल्ड रिस्ट्रिक्शन क्या था कि जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं टाउन में, तो टाउन में जो छोटे छोटे बिजनेसमैन होते थे उनका एक ग्रुप होता था, वो ग्रुप में डिस्कशन करते थे और अपने मतलब बिजनेस के बारे में सोचा करते थे। तो उनको इस पर रिस्ट्रिक्शन था पहले, मतलब जो बिजनेस क्लास थे उनको एक ग्रुप बनाने नहीं दिया जाता था, लेकिन अब उसको हटा दिया गया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया। मतलब पहले क्या था कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम उतना बढ़िया नहीं था, तो नेपोलियन के आने के बाद में ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया। उसके बाद क्या किया गया? जो पीजेंट थे, जितने भी पीजेंट थे, वर्कर थे, पीजेंट, वर्कर एंड न्यू बिजनेस क्लास, जो पीजेंट थे, आर्टिसन थे, वर्कर थे और न्यू बिजनेस क्लास के लोग थे, वो क्या कर रहे थे? इंजॉय ए न्यू फॉन्ड ऑफ फ्रीडम। मतलब जो बिजनेस क्लास था, पीजेंट था, उनको फ्रीडम मिला था। पीजेंट को क्या था कि सर्फडम सिस्टम से हटा दिया गया था। जो न्यू बिजनेस क्लास थे उनको क्या किया गया था? उनके ऊपर से गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को हटाया गया था, तो उन लोग फ्री फील कर रहे थे।
बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर began to realize that uniform laws, standard weight and measure, common nation currency, देखो फिर से, businessmen and small scale producer of goods in particular began to realize that uniform laws, standard weights and measure and a common national currency would facilitate the movement of exchange of goods कैपिटल फ्रॉम वन अदर। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या आ होता है, मतलब जो नेपोलियन इतना सारा चेंजेस किया, क्या क्या चेंजेस किया, चेंजेस को याद रखना है, ये 3 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछेगा ही कि व्हाट डू यू मीन बाय द सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियन कोड ऑफ 1804। तो उसमें तुम लिख सकते हो चेंजेस कि नेपोलियन ने क्या किया, मोनार्की को फिर से रिस्टैब्लिश किया, डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया, डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा रैशनल कर दिया, स्टैंडर्ड वेट और मेजरमेंट सिस्टम को अडॉप्ट किया, कॉमन नेशनल लैंग्वेज करेंसी को अप्लाई किया। तो इसके कारण क्या होगा कि जो बिजनेस क्लास था उसका जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स था वो फैसिलिटेट का मूवमेंट, मतलब उनको बिजनेस करने में ज़्यादा आसानी होने लगी, मतलब नेपोलियन से ये खुश दिख रहे थे। अभी तक तो ऐसा देखने में लग रहा है कि ये सारे लोग नेपोलियन के चेंजेस से खुश हैं। अब आगे देखो क्या होता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, However, in the area conquered, the reaction of the local people to French rule were mixed। अब देखो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि जो फ्रेंच का एक्सपेंशन दूसरे टेरिटरी में था, तो नेपोलियन का जो रूल था उससे लोग क्या थे, खुश थे या नाराज़ थे, तो उनका रिएक्शन मिक्स था। बहुत सारे लोग खुश थे, बहुत सारे लोग नाराज़ थे। तो जो इनिशियल इन मैनी प्लेसेस सच एज जैसे कि होलैंड, स्विट्ज़रलैंड में, एज वेल एज सर्टेन लाइक ब्रुसेल, मेंज, मिलान, वार्सा, इसमें क्या था, इनिशियल जो इंथुसियाज्म था, द फ्रेंच आर्मीज वेयर वेलकम एज अ हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। अब देखो यहाँ पे हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी कहने का मतलब क्या हो गया कि इन सारे जगह पर क्या होता था कि लगता था कि फ्रेंच आर्मी जो है वही हमारे लिए लिबर्टी के लिए हार्बिंगर्स है, मतलब अगर फ्रेंच आर्मी नहीं होंगे तो हमारे पास लिबर्टी नहीं होगा, इस तरह से उन लोगों को देखा जाता था। लेकिन बट द इनिशियल इंथुसियाज्म सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी, लेकिन ये जो इनिशियल का इंथुसियाज्म था, मतलब ये जो जोश था, मतलब उस खुशी था, वो तुरंत हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट हो गया। हॉस्टिलिटी मतलब लोग अब नेपोलियन से घृणा करने लगे। अब यहाँ से ये भी एक और क्वेश्चन राइज होता है कि अभी तक तो लोग नेपोलियन को पसंद कर रहे थे, लेकिन ये तुरंत हॉस्टिलिटी में कैसे कन्वर्ट हो गया। तो इसका रीज़न देखो क्या था, एज इट बिकम क्लियर डैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन आर्गूमेंट डिड नॉट गो हैंड इन हैंड पॉलिटिकल फ्रीडम। एक रीज़न हो सकता है कि जो नया एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था इसने क्या किया था कि हैंड इन हैंड पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं देता था। जैसे कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हर एक के पास राइट है कि अपने लीडर को चूज़ कर सकते हो, लेकिन उसने एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे बनाया था कि सारे के पास पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं था। तो एक रीज़न हो सकता है नेपोलियन, मतलब ये इंथुसियाज्म था जो हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट हो गया। इंक्रीज टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कनकर द रेस्ट ऑफ द यूरोप ऑल सीम टू आउटवेट द एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस। ये एक दूसरा रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो गया यहाँ से कि टैक्सेशन बढ़ा दिया गया, और नेपोलियन का रूल है अब जो तुम टैक्स को बढ़ा दोगे तो लोग तो उससे नाखुश रहेंगे। सेंसरशिप क्या होता है, मतलब जैसे कि अखबार में कोई भी न्यूज़ नेपोलियन के खिलाफ करना है तो वो किसके, जब नेपोलियन परमिशन देगा कि इसको क्या करना है, इसको मतलब पब्लिश करना है तो पब्लिश करोगे। मतलब सेंसर मतलब जांच पड़ताल करने के बाद कोई भी चीज़ को पब्लिश करना। फोर्स कंसेप्शन टू फ्रेंच आर्मी। अब देखो फ्रांस का मोटिव क्या था कि जितने भी रेस्ट ऑफ द टेरिटरी है उसको हमको एक्वायर करना है, तो ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करने लगे लोगों को। इससे क्या हो गया कि जो हमको जो एडवांटेज था नेपोलियन से वो क्या हो गया, एडवांटेज कम करने लगा और डिसएडवांटेज ज़्यादा लगने लगा। तो वही लिखा हुआ है कि ऑल सीम टू आउटवेट, मतलब एडवांटेज को दबा दिया गया, डिसएडवांटेज ज़्यादा होने लगा एडमिनिस्ट्रेशन चेंजेस में। इसके कारण ये रीज़न हो सकता है कि जो इनिशियल इंथुसियाज्म था वो कन्वर्ट हो गया हॉस्टिलिटी में। इस फिगर को देखो, इससे भी क्वेश्चन पूछता है 1 मार्क्स में। इस फिगर में अगर तुम देखोगे, ये फिगर में देख रहे हो ये नेपोलियन है
और ये फिगर क्या शो कर रहा है कि नेपोलियन के पास देखो पीछे एक कोई बक्सा है और उसमें से ये जो लेटर के फॉर्म में ये निकलते जा रहे हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेपोलियन ने जितने भी टेरिटरी को एक्वायर किया था वो उसके हाथ से अब निकलते जा रहे हैं। इस फिगर का डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। देखो इसमें क्या लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि द कुरियर ऑफ रिनलैंड लॉसेस ऑफ ऑल ही हैज ऑन वे ऑफ होम फ्रॉम लिप्जिंग। देखो क्या हुआ है, ये जो रीजन था, कौन सा रीजन, ग्रीनलैंड, ये बहुत सारा बोल सकते हो रिच मिनरल वाला रीजन था। तो वो रीजन को ये नेपोलियन अब लूज कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नेपोलियन हेयर इज रिप्रेजेंटेड एज अ पोस्टमैन ऑन हिज वे बैक टू फ्रांस आफ्टर ही लॉस्ट द बैटल ऑफ लिप्जिंग इन 1830। 1 मार्क्स में ये भी पूछ सकता है फिगर बेस में कि बैटल ऑफ लिप्जिंग कब हुआ था, तो 1830 में। मतलब 1815 में नेपोलियन को हरा दिया गया था प्रैब पावर के थ्रू, PRAB। ये प्रैब पावर क्या होता है, P से प्रूशिया, R से रशिया, A से ऑस्ट्रिया, B से ब्रिटेन। तो प्रैब पावर मिलकर 1815 में नेपोलियन को हरा दिया गया था। अब 1815 के पहले एक हुआ था बैटल ऑफ लिप्जिंग, इसमें नेपोलियन अपने टेरिटरी को लूज किया था। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इच लेटर ड्रॉपिंग आउट ऑफ हिज बैग बियर द नेम ऑफ टेरिटरी इज लॉस्ट। मतलब एक एक लेटर जो इसके बैग से गिर रहा है वो क्या शो कर रहा है कि अपने टेरिटरी को ये लूज कर रहा है। इस फिगर को भी देख लो, अगर फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी आता है तो इससे देख सकते हो। इस फिगर का अगर तुम डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे, फिगर का देखो डिस्क्रिप्शन क्या लिखा गया है, द पेंटिंग ऑफ ट्री, द पेंटिंग नहीं, द प्लांटिंग ऑफ ट्री इन लिबर्टी ऑफ वेवरिकन जर्मनी। क्या लिखा हुआ है, द सब्जेक्ट ऑफ दिस कलर प्रिंट वाज द जर्मन पेंटर कार्ल कैस्पर फिट्ज इज द ऑक्यूपेशन ऑफ द टाउन ऑफ जुब्रिकेन बाय द फ्रेंच आर्मी। अब देखो क्या लिखा गया है, ये जो कलर प्रिंट है ये जर्मन पेंटर कार्ल कैस्पर के द्वारा बनाया गया है, उसका ऑक्यूपेशन था। उसने देखो यहाँ पे क्या बताया है, ये जो फ्रेंच सोल्जर हैं वो रिकॉग्नाइज बाई फ्रेंच सोल्जर रिकॉग्नाइज बाई देयर ब्लू वाइट एंड रेड यूनिफॉर्म। अब देखो फ्रेंच सोल्जर था, उनको पहचाना जाता था उनका ब्लू कलर, वाइट कलर और रेड यूनिफॉर्म से। हैव बीन प्रोटेक्टेड एज अ ऑपरेशन एज द सीज पीजेंट कार्ड फ्लो। मतलब फ्रेंच आर्मी को ऐसा देखा जाता था कि वो क्या है, एक ऑपरेशर है, मतलब वो अत्याचारी है। इस फिगर के अगर तुम लेफ्ट में देखोगे, इस फिगर के लेफ्ट में देखोगे तो जो पीजेंट है उसको, उनके पावर को सीज किया जा रहा है। हार्स सम यंग वीमेन, कुछ यंग वीमेन को यहाँ पे हार्स किया गया है बीच में, फोरग्राउंड में। एंड फोर्स ऑफ पीजेंट डाउन हिज नीज। द प्लेग बीन affixed to the tree of liberty carries a German inscription which is in translation reads, take freedom and equality from us, the model of unity. This is sacrifice reference to the claim of the French as being liberate who oppress in the matter। मतलब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, इसका अगर समरी मैं दूँ तो जब फ्रेंच आर्मी दूसरे सिटी में जा रहे थे, उस सिटी को ऑक्यूपाई कर रहे थे, तो फ्रेंच आर्मी मतलब जो लोगों पर अत्याचार करते थे उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, ये फिगर का मोटिव बस उतना ही है। चलो तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा। स्टे ट्यून्ड विथ अदर्स क्लासेस। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।